गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नांदुरकर टीचर भूगोल का पीरियड 7वीं ABC के लिए ले रही है। तो हमने पिछले वीडियो में पाठ 7वां मृदा ये पाठ शुरू किया था। तो ये पाठ में हमने मृदा के बारे में जानकारी दी थी और मृदा की निर्मित के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से थे। पहले मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु और जैविक घटक। इसके बाद ह्यूमस मृदा के बारे में जानकारी दी थी और दूसरा घटक है समयावधि, यानी मृदा तैयार होने में कितना समय लगता है। तो समयावधि ये सब के बारे में जानकारी दी थी। और ये जो 3 गमले, इसका भी मैंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया था। इसके बाद हम ये देख रहे थे कि भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो पहले हम ये वीडियो में ये देखेंगे मृदा, इसका अगला भाग। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। खाली गमले और केवल पानी वाले गमले में बोए गए बीजों का क्या हुआ? मृदा वाले गमले में बीजों का क्या हुआ? इसके आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो ये जो 3 गमले लिए थे, एक गमले में मिट्टी ली थी, दूसरे गमले में पानी लिया था और तीसरा गमला एक खाली था, इसमें कुछ नहीं था। तो ये तीनों गमले का निरीक्षण करके कुछ दिनों के बाद ये अनुभव आया कि जिस गमले में मिट्टी थी उसमें जो बीज लगाया था वो अच्छी तरह से बोया था। वो बाकी जो एक खाली था और एक पानी था, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं आया। तो ये हमने निरीक्षण करने के बाद सिद्ध हुआ। तो देखो, भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो पृथ्वी पर जीव सृष्टि में महत्वपूर्ण घटक अर्थात वनस्पति जीवन है। इन वनस्पतियों की निर्मित, वृद्धि एवं वनस्पति के आधार के रूप में मृदा का अनन्य साधारण महत्व है। जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा होती है वहाँ वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में समृद्ध होता है। जैसे विषुवतीय प्रदेश देखो, इस विषुवतीय प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस प्रदेश में उपजाऊ मृदा ज़्यादा नहीं होती, वहाँ वनस्पति सृष्टि का अभाव पाया जाता है। और दूसरा देखो, मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ मृदा की कमी होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। और तीसरा उदाहरण ध्रुवीय प्रदेश। तो इस ध्रुवीय प्रदेश में ये जो 3 ही जगह है, केवल उचित जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश के होने से वनस्पति की वृद्धि नहीं होती। इसके लिए उपजाऊ मृदा भी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है, ये हमें ज्ञात होता है। थोड़ा विचार करो, विषुवतीय प्रदेश में उपजाऊ मृदा क्यों पाई जाती है? दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति विरल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होता। और यहाँ उपजाऊ मृदा क्यों पाई जाती है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर देखो। भूमि में बीज डालने पर फसल उगती है, सबको मालूम है। और यह मनुष्य के ध्यान में आने पर अपने मृदा का उपयोग करने प्राप्त किया। धीरे धीरे से उसे ये समझ में आया कि नदी के तट की में मृदा अधिक उपजाऊ होती है, वह फसलें अधिक होती है। मानव वहीं पर समूह में रहने लगा,
फल, इसका फल क्या हुआ? प्राचीन संस्कृतियों का उदय हुआ। जैसे सिंधु नदी, हड़प्पा संस्कृति, इनका जो उदय ये नदी के किनारे आजू बाजू में हो गया। बड़े पैमाने पर बढ़ती जनसंख्या के लिए मानव को अनाज प्राप्त करने लगा और कृषि तथा उसमें फसल का उत्पादन, यह प्रमुख रूप से जल की उपलब्धता प्रदेश की मृदा पर आधारित होती है। यह बात मानव में समझ आई, जिसके कारण उपजाऊ मृदा की खोज वहाँ स्थायी होने के लिए मानव समूह में स्पर्धा होती थी। उसके पश्चात भरपूर फसलों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानव मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने की प्रयास करने लगा। इसके लिए विविध प्रकार के खादों का उपयोग करने लगा और इसका परिणाम क्या हो गया कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई और मृदा के प्रकार के अनुसार अनाज, फूल, फल आदि उपज ली जाती है। महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर रेगूर मृदा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है और कोकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की मृदा में चावल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मृदा में आलू की फसल का उत्पादन होता है। तो इन सब का अर्थ क्या है कि स्थानीय उत्पादन के अनुसार वहाँ के लोगों का आहार भी निश्चित किया जाता है। जैसे कोकण भाग में चावल का उत्पादन, कोकण भाग में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ मत्स्य और चावल ये खाना खाते हैं। ऐसे जिस प्रदेश में जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है वही उसके खाने में वो पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा आता है, यानी क्या उसका आहार निश्चित हो जाता है। इसके बाद देखो, जिस प्रदेश में कृषि योग्य मृदा नहीं है उन प्रदेशों में पड़ोसी देशों से अनाज आयात करना पड़ता है और इसकी पूर्ति करने के लिए जैसे सऊदी अरब, ये जो देश है, कतार, ओमान आदि देश अपनी आवश्यकताएं, चीन, भारत, अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े देश है, इसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ये आयात करता है और इन देशों से माल का आयात करके अपनी गरज पूर्ण करते हैं। और जिन प्रदेशों में उपजाऊ मृदा होती है उन प्रदेशों में अनाज की स्वयं निर्भरता दिखाई देती है। इनका परिणाम क्या होता है? ऐसे प्रदेशों में लोगों की बस्तियां केंद्रित पाई जाती है। जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र में चीनी कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। फल उत्पादन क्षेत्र में फल का उत्पादन, फल प्रक्रिया उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं और भविष्य में इन प्रदेशों का विकास बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तुम्हारे सामने ये जो मानचित्र दिया गया है, ये महाराष्ट्र में मृदा के प्रकार और सामान्य वितरण, कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में मृदा का वितरण कहाँ, कौन से जिले में किस तरह की मृदा होती है, इसका वितरण कैसे हो गया है, इसकी जानकारी दी गई है। पहली ये जो सूची दी है, तो ये जो फीका कलर है इसमें खुरदरी मृदा, तो ऐसी जगह का है, देखो ये देखो, ये जो वाइट जगह दी है ज़रा, तो यहाँ सब
खुरदरी मृदा दिखाई देती है, यानी इसी जगह पर खुरदरी मृदा का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरा है काली मृदा यानी रेगुर मृदा। काली मृदा देखो, काला रंग जिस जगह जैसे औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, सातारा, ऐसे बहुत से ज़िले, वहाँ काली मृदा का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लाल मृदा, तो लाल मृदा का है देखो, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर का कुछ भाग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, सातारा और हमारा नासिक कम इधर। तो ये जो ज़िले, यहाँ लाल कलर की मृदा दिखाई देती है। तटीय काप की मृदा, ये जो कलर दिखाया गया है तटीय यानी किनारी भाग की मृदा यहाँ दिखाई देती है। मुंबई उपनगर और दमन दीव ने ये जगह में ऐसी तटीय काप की मृदा दिखाई देती है। अपरिपक्व मृदा, पर्वतीय मृदा, तो अपरिपक्व मृदा का है, ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। देखो यहाँ इस ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े ज़िले यहाँ में आए हैं, तो ये अपरिपक्व मृदा का प्रमाण यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई देता है। तो ऐसे ये ज़िले इस प्रकार खुरदरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटीय काप की मृदा, अपरिपक्व मृदा इसमें आते हैं। तो ये मानचित्र का निरीक्षण करो। आप चाहे तो ये आकृति भी वर्गपाठ के नोटबुक में बना सकते हैं और इसी प्रकार के कलर देकर नाम लिखो, जैसे सूची दिए उसी तरह का कलर करो और जिले का नाम लिखो, मानचित्र तैयार करो। देखो, इसके बाद हम देखने वाले हैं आकृति 7.2। कौन सी आकृति 7.2? ये मानचित्र है। तो इस हमने निरीक्षण किया है। तो 7.2 में मानचित्र का निरीक्षण करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। या क्या दिया है? महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा द्वारा व्याप्त हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्र यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र, ये जो काली मृदा दिखाई दे रहा है, काली मृदा से ज़्यादा क्षेत्र व्याप्त हो गया है, ऐसे तुम लिखो। दूसरा प्रश्न है, किन भागों में लाल मृदा पाई जाती है? लाल मृदा देखो, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और इस भाग में यानी गढ़चिरौली का आधा भाग, इसमें लाल कलर की मृदा पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र में नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काप की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये मानचित्र का निरीक्षण करके आपको ये सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। अच्छी तरह से निरीक्षण करो और प्रश्न के उत्तर लिखो। बाद में देखो, भौगोलिक स्पष्टीकरण। तुमने महाराष्ट्र की मृदा के प्रमुख प्रकारों का हमने अध्ययन किया है। मृदा का रंग, श्रेणी, निर्माण की प्रक्रिया, परत की मोटाई आदि के आधार पर राज्य को मृदा के प्रमुख 5 प्रकार किए जाते हैं। तो कौन से 5 प्रकार है? मोठी खुरदरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटवर्ती काप की मृदा और पीली सी कत्थई मृदा, ऐसे मृदा के
5 प्रकारे। तो हम इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं मृदा के जो 5 प्रकारे इसकी विस्तृत जानकारी देने वाली है, और कौन सी मृदा का क्या क्या उपयोग किया जाता है, कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है, खेती के लिए कौन सी मृदा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। आज मैं यहाँ रुकती हूँ। ठीक है, ओके।